मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, आधुनिक काव्य। सुमित्रा नंदन पंत। सर्वप्रथम पंत की काव्य यात्रा के विविध चरणों की चर्चा अपने आज कर रहे हैं। छायावादी कवियों में पंत इसलिए प्रसिद्ध है कि उनकी काव्य यात्रा और उनकी काव्य चेतना का निरंतर विकास होता गया है। पंत जी की विभिन्न काव्य रचनाएं उनकी काव्य चेतना के विकास के विभिन्न सोपानों को प्रस्तुत करती है। पंत का काव्य व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक चंचल एवं परिवर्तनशील रहा है। वस्तुतः वे युग के साथ चलने वाले कवि हैं। उनकी काव्य यात्रा का पहला सोपान है उनकी प्रारंभिक रचनाओं जैसे वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादिता की प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है, जबकि ग्रंथि और गुंजन में उनका नारी प्रेम व्यक्त हुआ है। जहाँ वीणा का कवि प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा कर बैठता है, वहीं गुंजन में स्थिति इसके विपरीत है। वीणा में वे लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वहीं गुंजन में आकर देखता है कवि कि नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से कहीं बढ़कर है। उसे प्रकृति का समस्त सौंदर्य नारी सौंदर्य का ही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। जैसे उन्होंने लिखा है, आज ग्रह वन उपवन के पास लौटता राशि राशि हिमहास, मुस्कुरा दी थी बोलो प्राण, मुस्कुरा दी थी तुम अनजान। वीणा में भावों एवं विचारों की सरलता एवं स्पष्टता के अनुरूप ही शैली भी प्राय प्रसाद गुण से युक्त है, किंतु ग्रंथि में कवि भाषा के प्रति अधिक सजग हो रहा है। पल्लव तक आते आते कवि की भाषा, शब्द और अर्थ अपूर्व एवं सूक्ष्म सामंजस्य के रूप में व्यक्त हुए हैं। गुंजन की कविताओं में ये सब विशेषताएं हैं। पंत के काव्य का दूसरा चरण युगांत से शुरू होता है और ग्राम्या तक चलता है। युगांत की रचना 1934 से 36 के बीच है और ग्राम्या की 1940। ग्राम्या की 1940। इन कविताओं में कवि कल्पना से यथार्थ की ओर आता दिखाई पड़ता है। युगांत कवि के काव्य जीवन के प्रथम युग छायावाद की समाप्ति का सूचक है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या कवि की भाषा शैली और भावबोध पंक्तिवादी चेतना से प्रभावित है। यहाँ भाषा भी वक्रता और सांकेतिकता को छोड़कर सरलता और सपाट बयानी की ओर अग्रसर हो रही है। वह जनसाधारण के आसपास चक्कर काटने लगता है और अनुभव करता है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यहाँ वह अलंकरण का त्याग नहीं करता, किंतु विचार के संप्रेषण को अधिक महत्व देता है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ध्यातव्य है कि यहाँ तक पंत जी ने अध्यात्म का विरोध नहीं किया। आध्यात्मिक सत्य पर कवि की आस्था बनी हुई है, किंतु वह भौतिक समृद्धि की अनिवार्यता को भी अस्वीकार करता है। वो लिखते हैं, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समादर्शन अम्लान। किंतु प्रश्न उठता है कि भूतवाद और आत्मदर्शन के इस समन्वय का सैद्धांतिक रूप क्या हो। कवि को इस प्रश्न का उत्तर मिलता है अरविंद दर्शन में।
जिसकी अभिव्यक्ति ग्राम्या के बाद के काव्य में हुई है, और वह जो काव्य है वो तृतीय सोपान में आता है। तीसरा सोपान पंत जी की काव्य यात्रा मानववाद का आश्रय लेकर तृतीय सोपान में अरविंद दर्शन पर आकर ठहरती है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आदि काव्यों में अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। यहाँ गांधी, मार्क्स और अरविंद का सम्मिलित रूप दृष्टिगत होता है। यहाँ आकर कवि की शैली में फिर परिवर्तन हुआ है। नई शैली में छायावादी कवि को सांकेतिकता और उपचार वक्रता के साथ ही युगवाणी की बौद्धिकता भी समाविष्ट हो गई है। अरविंद के प्रति उनकी आस्था द्रष्टव्य है। वे लिखते हैं, स्वर्ग और वसुधा का करणे स्वर्णिम परिणय, इंद्रचाप का सेतु रच रहे तुम ज्योतिर्मय। पंत की नवीनतम रचनाएं अंतिम काल की कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन है। लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा हुआ प्रबंध काव्य है, जिसका कवि की काव्य चेतना के विकास में विशिष्ट स्थान है। वह छायावादी कवि की आदर्शवादी परिणति का सूचक है। पंत हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो एक अन्य प्रश्न बनता है, पंत का प्रकृति चित्रण। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति से उनका संबंध शैशव काल से ही रहा। कौसानी उनका जन्म स्थान, कौसानी जो अल्मोड़ा में है, कौसानी के प्राकृतिक परिवेश ने ही उन्हें कवि जीवन की भूमिका दी। इस तथ्य को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। कवि की प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति के प्रति जो जिज्ञासा भाव था, उसके सामने उन्हें नारी सौंदर्य भी तुच्छ दिया। उन्होंने लिखा है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति के प्रति कवि के चिंतन का विकास क्रम देखने से स्पष्ट होता है कि वीणा का कवि प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है। ग्रंथि में वह प्रकृति की अपेक्षा नारी सौंदर्य की ओर आकृष्ट हुआ। पल्लव में छाया, निर्झर, विहग, बादल, वीची, नक्षत्र, पवन, वसंत आदि के मनोरम चित्र है। गुंजन में प्रकृति के विविध उपादानों पर नारी भावना का आरोप करता हुआ कवि जीवन की ओर उन्मुख होता है। यहाँ सौंदर्य और आनंद का कवि चिंतन प्रधान होने लगता है। यही दार्शनिक दृष्टिकोण वाली एक तारा, नौका विहार जैसी कविताओं में विकसित हुआ है। ये दृष्टिकोण जूही की कली, एक तारा, नौका विहार जैसी कविताओं में विकसित हुआ है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में प्रकृति के सौंदर्य की अपेक्षा उसके उपयोगी पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा संग्रह में स्थूल जगत को छोड़कर कवि आत्म तत्व चिंतन की ओर उन्मुख हुआ है। इसलिए प्रकृति के स्थूल रूप की अपेक्षा उसकी सूक्ष्म आत्मा का अंकन करना ही उसने अपना मुख्य कर्म माना। पंत जी के प्रकृति वर्णन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, चित्रग्राहिणी शक्ति और प्रकृति के स्थिर चित्रों में रोमांस की रंगीन रेखाएं। इन विशेषताओं के कारण काव्य में संगीत और चित्रकला का समन्वय हो गया है। प्रकृति के गत्यात्मक सौंदर्य को भी कवि ने बड़ी सुंदरता से अंकित किया है। परंपरागत वस्तु परिगणन शैली को छोड़कर उन्होंने संश्लिष्ट चित्र ही अधिक उकेरे हैं, यथा नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और छोर, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज त्रियंक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। पंत के काव्य में प्रकृति नाना रूपों में चित्रित हुई है। कोमलांगिनी जैसे ग्रंथि में, कठोर रूप में निष्ठुर परिवर्तन कविता में, आलम्बन रूप में पर्वत परवदेश में पावस में,
उद्दीपन रूप में नौका विहार कविता में, मनोभावानुकूल रूप में द्रुत झरो कविता में, आलंकारिक रूप में धरती कितना देती है कविता में, मानवीकरण रूप में, रहस्यात्मक रूप में, ये सब प्रकृति के रूप उनके मौन निमंत्रण में अभिव्यक्त हुए हैं। उपदेशात्मक रूप में प्रकृति उनके हिमाद्री कविता में आती है। इस प्रकार के विविध मुखी प्रकृति चित्र इनकी कविताओं में उपलब्ध होते हैं, किंतु परिवर्तन कविता को छोड़कर उन्होंने प्रकृति के कोमल स्निग्ध रूपों को ही अधिक चित्रित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य कवि की आत्मा की वस्तु बन गया है। इस प्रकार पंत का काव्य प्रकृति के सुकुमार सौंदर्य का काव्य है। पंत की काव्य भाषा भी विशेष है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो भाषा में भी उनका अधिक रुझान रहा। पंत जी ने केवल इतिवृत्तात्मक कविता के साथ ही विद्रोह नहीं किया, वरन छंद और भाषा और अलंकारों में भी क्रांति की। भाषा में सरल शब्दों का प्रयोग और सुकुमार कोमल रूप विधान पंत जी की विशेषता है। भाषा भावानुसारिणी तथा उत्पन्न प्रभाव को सघन करके संप्रेषित करने में अचूक है। पंत की काव्य भाषा की विशेषताएं। पहली विशेषता है कोमलकांत पदावली। कोमलता, सुकुमारता, स्निग्धता और गुदगुदी पैदा करने वाली रेशमी भाषा की प्रवाहमयता पंत जी के काव्य की विशेषता है। सर्वत्र माधुर्य गुण ही उनके काव्य में छाया हुआ है। उन्होंने लिखा है, उदाहरण स्वरूप, सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। दूसरी विशेषता है उनकी भाषा की उपयुक्त शब्द चयन। पंत जी शब्दों के शिल्पी हैं। पल्लव की भूमिका में उन्होंने लिखा है, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रिकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता और ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। शब्दों की यह पहचान पंत जी की महत्तम विशेषता है। वे शब्दों की कोमलता बनाए रखने के लिए लघु मात्राओं का प्रयोग करते हैं अथवा पुल्लिंग को स्त्रीलिंगवाची बनाकर कोमलता और मधुरता की सृष्टि कर देते हैं। जैसे सिखा दो ना हे मधुप कुमारी, या कुमार की अपेक्षा कुमारी का प्रयोग उनके शब्द शिल्पी होने का प्रमाण है। पंत की काव्य भाषा की तीसरी विशेषता है ध्वन्यात्मकता। पंत जी ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनसे तद्रूप चित्र उपस्थित अंकित करते हैं। अर्थ शब्द की ध्वनि से ही प्रकट हो जाता है। जैसे संध्या के चित्रण में बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट, एक पूरा ध्वनि चित्र इन पंक्तियों में उभरता है। चौथी विशेषता है भाषा की लाक्षणिकता। पंत जी की भाषा में लाक्षणिक वैचित्र्य सर्वाधिक पाया जाता है। उनके यहाँ विचारों में बच्चों की सांस होती है और अधरों में ऊषा होती है। वेदना के सुरीले हाथ होते हैं। आँखों में उमड़कर कविता चुपचाप बही होती है। ये सारे लाक्षणिक प्रयोग हैं। पांचवी विशेषता है प्रतीकात्मकता। पंत के प्रतीक अर्थ का संप्रेषण करने में पूर्ण सक्षम है। जीवन के हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, जय, पराजय, लक्ष्य, पतन आदि विभिन्न भावों को पंत जी ने प्रातः, संध्या, झंझा, जीर्णपत्र, नौका विहार, जुगनू, मधुप कुमारी, तितली, ज्योति किरण, रजत आदि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है।
छठी विशेषता चित्रात्मकता। चित्र मेहता पंत जी की भाषा का प्राण तत्व है। गतिशील चित्रों के अंकन में तो उन्हें महारत हासिल है। जैसे एक चित्र, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और झोर। सातवीं विशेषता गीतात्मकता। पंत जी ने स्वर और व्यंजन वर्णों का विवेचन करते हुए कहा है कि स्वर ही काव्य संगति के मूल तत्व है। अपनी बादल कविता के उदाहरण से उन्होंने भावाभिव्यक्ति में स्वरों के योग को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इंद्रधनुष सा आशा का छोर में सा आ सा का में आ का स्वर आशा का फैलाव करता है। मौन निमंत्रण, तप रे, बांध दिए क्यों प्राण, आंसू से, प्रथम रश्मि आदि उत्कृष्ट गीति रचनाओं में पंत जी की यही प्रवृत्ति फलीभूत हुई है। जैसे आज रहने दो यह गृह काज, प्राण रहने दो यह गृह काज। अलंकार सौष्ठव। पंत जी के काव्य में अलंकार कहीं भी प्रयत्न प्रसूत नहीं है। उनका मत बहुत प्रसिद्ध है, तुम वहन कर सको जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विशेषण विपर्य और मानवीकरण अलंकारों की शोभा पंत जी में देखते ही बनती है। इस प्रकार पंत का काव्य भाषिक दृष्टि से विशिष्ट माना जाता है।